बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के बारे में। आपको बता दूं कि हिंदी गद्य में इससे पहले हमने कल की वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा करा था एक कहानी की समीक्षा के बारे में। उस कहानी का क्या नाम है आप सभी लोग जानते हैं। उस कहानी का क्या नाम था? पाजेब कहानी। पाजेब कहानी के बारे में हमने चर्चा करा था। आप लोगों ने एक प्रकार से उसको देखा। जैनेन्द्र कुमार की कहानी थी पाजेब कहानी की समीक्षा। पाजेब कहानी के बारे में जितने भी प्रश्न आपसे बनने होते हैं या एक प्रकार से जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय से रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी थी। उनकी रचनाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आप एक प्रकार से पाजेब कहानी से परिचित हो चुके हैं। इससे पहले और भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें गैंग्रीन कहानी, रोज कहानी की समीक्षा कर चुका हूँ। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी की समीक्षा कर चुका हूँ। और भी तमाम सारे उपन्यास, मतलब कि जो एक उपन्यास है आपका, उसमें उसकी व्याख्या हो चुकी है। तो इन सभी के बारे में हम जो है अलग अलग वीडियोज़ में चर्चा करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी वीडियोज़ आती रहेगी। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको हिंदी में हिंदी गद्य पढ़ना होता है, ठीक है। तो हिंदी गद्य में एक प्रकार से कहानी, निबंध, नाटक, डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, यही सब आपको पढ़ना है। आत्मकथा, ठीक है, यही सब आपको पढ़ना है। तो उसी में से कहानी वाले पोर्शन में आप देखेंगे कुछ कहानियाँ भी संकलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी है पर्दा। पर्दा कहानी की बात की जाए तो पर्दा कहानी को लिखा है यशपाल ने, ठीक है। यशपाल की अगर बात की जाए तो ये इन्होंने इस कहानी को लिखा है। यशपाल के पहले जीवन परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे यशपाल की जो कहानी है, यानी कि जो पर्दा कहानी है। और पर्दा कहानी की अगर बात की जाए तो एक कहानी संग्रह इनका है यशपाल का, उसका नाम है तर्क का तूफान। क्या नाम है? तर्क का तूफान। क्या नाम है भैया? तर्क का तूफान। तर्क का तूफान नामक कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है, ठीक है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि पर्दा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो आप बताएंगे तर्क का तूफान नामक कहानी संग्रह है। उसी का कहानी संग्रह में यशपाल की कहानी पर्दा जो है वो संकलित है। और आपको बता दूं हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कहानी या सामाजिक कहानी के रूप में पर्दा को माना जाता है। और यशपाल ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के परिवार, खासकर चौधरी बकस इसके नायक होते हैं, ठीक है। चौधरी पीर बख्श, उन्हीं की कहानी को एक प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया है। और ख़ास करके जो ख़ानदानी इज्जत होती है, पुरानी ख़ानदानी इज्जत, उसको बनाए रखना चाहते हैं चौधरी पीर बख्श। लेकिन क्या होता है कि पहले जैसी अमीर इनके पास नहीं होती है। तो अमीर, जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसके शान शौकत तो अमीरों जैसे ही होते, चूँकि वो अमीरों वाली ज़िंदगी जीते आया है। तो जब वो गरीब होता है, स्थिति उसके अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती, तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से व्यक्ति जीता है और किन किन मजबूरियों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार से दयनीय स्थिति होती है बिना पैसे की, उसको दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी आर्थिक एक प्रकार से तंगी की बात यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक तंगी के बावजूद जो है खास करके जो घर की औरतें होती हैं, जो बड़े लोगों के या जो पीर बख्श के यहाँ पर चलन थी कि भाई औरतें जो होती थी पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। वो बाहर पर्दे के नहीं आती थी, मतलब औरतें अगर बाहर निकले घर से तो एक प्रकार से वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है, खास करके पीर बख्श के यहाँ। तो उन्हीं सभी चीज़ों का चित्रण है, मार्मिक चित्रण है। और जब एक प्रकार से खान साहब एक होते हैं, पंजाबी खान हैं, तो वो जब एक प्रकार से कर्जा उनसे लेते हैं पीर बख्श, तो जब वो कर्जा देने जाते हैं तो फिर जो है पर्दा हटाते हैं। और जो उनके घर की औरतें होती हैं उनके पास मतलब तन ढकने के वस्त्र भी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा होती है। मतलब अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, बताएंगे पूरी के पूरे कथानक को आपको समझाएंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है, क्लियर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यशपाल के जीवन परिचय के बारे में। उसके बारे में पूरी कहानी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कहानी की मूल संवेदना क्या है और कहानी का सारांश क्या है, कहानी का कथानक क्या है, इन समस्त चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और खास करके जो कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखें यशपाल जी की अगर बात करें तो यशपाल जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भाई? तो यशपाल का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1976 को, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में अगर बात की है, प्रेमचंद ने जिस यथार्थवादी विचारधारा को उत्पन्न किया था
उसका पूर्ण रूपेण से मतलब उसका अच्छे तरीके से या पूर्ण रूप से पल्लवन, पल्लवन माने होता है विस्तारण, यानी विस्तार हुआ, पोषण हुआ, वो किसने किया? यशपाल ने किया। मतलब कि जो एक प्रकार से शुरुआत किया था प्रेमचंद ने यथार्थवादी विचारधारा का, ठीक है, उस यथार्थवादी विचारधारा के पदचिन्हों पर आगे बढ़े कौन? यशपाल। और उसको एक प्रकार से खास करके यथार्थवादी चिंतन को आगे बढ़ाया, यथार्थवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया यशपाल ने। यशपाल समाज की सामाजिक, राजनीतिक सभी कहानियों में जीवन के यथार्थ को दर्शाते हैं। जो सत्य कहानियाँ होती हैं उन्हीं को दर्शाते हैं, और ख़ास करके यथार्थ जो मतलब कि जो ये हैं ये यथार्थ कहानियों को लिखते हैं, वास्तविक कहानियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं यशपाल, ठीक है, क्योंकि उनके मन में समाज को बदलने का व्यापक उद्देश्य होता है, वो समाज को बदलना चाहते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद का प्रभाव भी आप देखते हैं यशपाल पर होगा, ठीक है। और इनकी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो कहानी की कई तरीके से, एक तो मार्क्सवादी समाजवादी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, एक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है, और यथार्थवादी और अन्य कहानियों की भी लिखी है। तो ये एक प्रकार से ये खास करके मार्क्सवाद का प्रभाव इस पर थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, बाकी यथार्थवादी कहानी का भी बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव इस कहानी पर आपको मिलेगा। तो समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये मानते थे, और इसी पर कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, और ख़ास करके पर्दा कहानी भी वो आर्थिक तंगी से ही रिलेटेड है, आर्थिक विषमता से ही रिलेटेड है, कि एक समाज बहुत अमीर है और दूसरा समाज जो है वो बहुत गरीब है, यानी एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। इस कहानी में भी एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है, उन दोनों का एक प्रकार से कहानी में जो है आगे बढ़ता है, और कहानी जो है शोषक और शोषित वर्ग के स्थिति पर, मतलब कि एक की स्थिति दयनीय होती है और एक की स्थिति क्रूर होती है, वो दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है। तो इसीलिए समाज के शोषक वर्ग पर गहरी चोट करते हैं ये, ऐसा समाज जो कि एक प्रकार से शोषण करता है, ठीक है, उस पर गहरी चोट करते हैं, और ये खड़े होते हैं शोषितों के साथ, ठीक है, यानी जिनका शोषण होता है उनके पक्ष में रहते हैं, उनके तरफ से बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि आप प्रगतिशील विचारधारा के पोषक कथाकार हैं, मतलब जो यशपाल जी हैं ये प्रगतिशील विचारधारा से रिलेटेड है, और प्रगतिशीलता खास करके आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं पे मार्क्सवाद से जरूर प्रभावित रही है, ठीक है। अच्छा, वो मार्क्सवाद कहो या एक प्रकार से खुद की, चूँकि आर्थिक तंगी की बात करना मार्क्सवाद नहीं है, कि कोई व्यक्ति गरीब है और गरीब की आवाज़ को उठाना मार्क्सवाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्क्सवाद केवल इतने को ही नहीं कहते थे, मार्क्सवाद और भी विचारधाराएं हैं जो कि एक प्रकार से उतनी ज़्यादा, कुछ चीज़ें मार्क्स ने सही बताई हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल सही नहीं। जैसे वो कहते धर्म जनता के लिए अफीम है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों अफीम है भाई? कैसे अफीम हो गया धर्म जनता के लिए? धर्म तो जनता को अच्छे मार्ग पर लाता है, धर्म से जनता अच्छा काम करती है। तो कहीं ना कहीं पे जो बातें कोई विचारक बोलेंगे, सारी बातें वो बिल्कुल सही थोड़ी ना होंगी, उन पर वाद होगा, प्रतिवाद होगा, फिर संवाद तैयार होगा ना। कि ऐसे कोई कह देगा और हम मान लेंगे कि भाई उन्होंने कहा था, विचारक थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि मैं मान लूँगा, नहीं, बिल्कुल मत मानेंगे। तर्कों के आधार पर अगर उसको देखें, अगर उचित तरीके से देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी बातें अगर सही हैं तो आप उसको मानें, चाहे किसी ने भी उस बात को कहा हो, चाहे एक छोटे बच्चे ने कहा हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े आदमी हैं, जो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, वो हर बातों को सही कहेंगे। ज्ञानी आदमी भी कहीं कहीं पर एक प्रकार से जो है वो अच्छे तरीके की बातें नहीं कर पाते हैं, और बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी कभी बहुत ऊंची ऊंची बातें कर देता है जो ज्ञानियों से परे होती हैं, वो ज्ञानी लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये मत सोचना कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, वो कह रहा है तो सही बातें ही होंगी। आप अपने मापदंडों के हिसाब पर उन बातों को देखें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बातें इन महोदय ने कही थी, क्या वो बातें आज वर्तमान में सही हैं, या वो बातें एक प्रकार से आप समाज पर लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपके अपने मन में ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि भाई फलाने कह रहे हैं तो मैं मान लूँगा, बिल्कुल मत मानिए। आप तर्क के हिसाब से, आप बुद्धिमान हो, 18 साल से ऊपर हो, तो आपका एक कर्तव्य है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ें या फिर जो भी चीज़ें जानें, उसको एक बार एक प्रकार से समझें कि भाई ये चीज़ें सही हैं कि गलत हैं, या फिर एक प्रकार से ये चीज़ें जो यशपाल कह रहे हैं, या फिर जो प्रेमचंद कह रहे हैं, या कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, या जो भी व्यक्ति कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात, जो भी कह रहे हैं तो उनको देखें कि भाई जो चीज़ें इन्होंने कही हैं, क्या वो बातें सही हैं, क्या उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसा कहा, या आज अगर ऐसा होते, यशपाल आज के परिप्रेक्ष्य में कहानी लिखते तो कैसा लिखते। ठीक है, झूठा सच एक उपन्यास है यशपाल का है, तो अगर उस समय
एक प्रकार से लिखा उन्होंने तो ऐसा लिखा, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में लिखते तो कैसा लिखते, ठीक है। या यशपाल के स्थान पर झूठा सच को किसी दूसरे मतलब कि उपन्यासकार ने लिखा होता तो कैसा लिखा होता, या गोदान उपन्यास को प्रेमचंद के बजाय यशपाल ने लिखा होता, या एक प्रकार से अन्य किसी लेखक ने लिखा होता तो कैसा होता वो उपन्यास। तो ये सब मापदंड होते हैं, आप इन सभी चीज़ों पर देखें कि भाई ये कहानी अगर फलाने साहित्यकार ने लिखा होता तो कैसा लिखा होता, किन किन विशेषताओं को उसमें रखता। तो आप एक प्रकार से गहरी रुचि रखें हिंदी में और अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। अब देखें तो शोषक वर्ग पर गहरी चोट करते हैं, ऐसा इसलिए है चूँकि ये प्रगतिवादी विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा के पोषक कथाकार हैं। इनकी कहानियों के पात्र जो हैं मध्यम वर्गीय समाज के पात्र हैं। और इनके कहानी संग्रहों की बात की तो कई सारी कहानी संग्रह इनके प्रकाशित होते हैं, जैसे कि पिंजरे की उड़ान इनकी कहानी संग्रह है और ख़ास करके 1939 में प्रकाशन हुआ इसका। ज्ञान दान कहानी संग्रह है, 1943 में प्रकाशन हुआ। तो 1943 ईस्वी में ही इनका अभिशप्त कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। 1944 में तर्क का तूफान इनका जो है कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इसी तर्क के तूफान नामक कहानी संग्रह में पर्दा कहानी जो है संकलित है, 1944 में प्रकाशन हुआ। भस्मावृत चिंगारी भी इनका कहानी संग्रह है, 1946 में प्रकाशन हुआ इस कहानी संग्रह का। वो दुनिया भी इनका एक कहानी संग्रह है, किसका, यशपाल का, 1948 में प्रकाशन हुआ। फूलों का कुर्ता भी एक कहानी संग्रह है, 1949 में लिखा इन्होंने, मतलब प्रकाशन हुआ। धर्मयुद्ध नामक कहानी संग्रह का प्रकाशन 1950 में हुआ। उत्तराधिकारी कहानी संग्रह का प्रकाशन 1951 में हुआ। 1951 ईस्वी में ही इनका दूसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हो जाता है, चित्र का शीर्षक। इसके अलावा 1955 में उत्तमी की माँ एक कहानी संग्रह है, इसमें कई कहानियाँ संकलित हैं। कहानी संग्रह का मतलब होता है कई सारी कहानियों का संग्रह, ठीक है, मैं कल भी आपको बताया था। तो उत्तमी की माँ कहानी संग्रह जो 1955 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। इसके अलावा तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ये भी कहानी संग्रह है, 1954 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा 1962 में कहानी संग्रह प्रकाशित होती है, सच बोलने की भूल। खच्चर और आदमी 1965 में प्रकाशित होती है। भूख के 3 दिन, तो ये सब कहानी संग्रह जो हैं इनके प्रकाशित हुए हैं अन्य अन्य सन में। और इसके अलावा कुछ कहानियाँ भी इनकी बड़ी फेमस हुई हैं, जैसे कि कुत्ते की पूंछ इनकी एक कहानी बड़ी फेमस है। पर्दा कहानी यशपाल की बड़ी फेमस है। गंडेरी कहानी इनकी बड़ी फेमस है। 80/100 80/100 मतलब ये एक प्रकार से ये 80/100 ये भी इनका एक कहानी संग्रह है, ठीक है। 80/100 ये भी इनकी कहानी संग्रह मतलब की कहानी है, बहुत ज़्यादा फेमस है, कहानी है ये। इसके अलावा 80/100 या फिर साईं सच्चे या फिर अच्छा मतलब आदमी का बच्चा, ये भी कहानी संग्रह है। ज्ञान दान, राजा, दास धर्म, संभूक, ये सब कहानी संग्रह किसके हैं, सॉरी ये सब कहानियाँ हैं, खास करके फेमस कहानियाँ हैं जो कि विभिन्न कहानी संग्रहों में संकलित हैं। तो ये सब किसने लिखा है, ये सब यशपाल की कहानियाँ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, जिनमें पर्दा कहानी भी बड़ी फेमस कहानियों में आती है। यशपाल अपनी कहानियों में समकालीनता की चर्चा करते हैं। उन्होंने वर्ग भेद, विपन्नता, नारी विमर्श, यौन वर्जनाओं को अपनी कहानियों में दर्शाया है। कथाकार गिरिराज किशोर कहते हैं यशपाल के संदर्भ में कि यशपाल की कहानियाँ साखी की तरह हैं जिनको लगातार व्याख्यायित करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये कबीर की साखी की भांति हैं जिनको लगातार व्याख्यायित करने की ज़रूरत होती है, ये गिरिराज किशोर ने कहा है, ठीक है। वो भी कहानीकार हैं, यशपाल के संदर्भ में ऐसी बात कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है पर्दा कहानी को लेकर के कि पर्दा कहानी का सारांश लिखें या पर्दा कहानी कथा वस्तु जो है अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। तो आप कहानी पढ़ें और कहानी पढ़ने के बाद में आपने क्या सीखा, क्या जाना, उसको आप अपने शब्दों में यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से कहानी की कथा वस्तु या सारांश जिसको आप बोलते हैं। कथा वस्तु और सारांश का मतलब एक ही होता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछा भी गया है और अब की बार पूछा भी जा सकता है। अब देखिए इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, या कहानी में मुख्य रूप से बातें क्या बताई गई हैं उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। कहानी है क्या, देखिए यशपाल की यह कहानी यानी पर्दा कहानी जो है वो मनुष्य मन की खोखली कल्पनाओं का पर्दाफाश करने वाली कहानी है। यानी इस पर मनोविश्लेषणवाद और प्रगतिशीलता का और यथार्थ बोध का या यथार्थवादी विचारधारा का प्रभाव आपको इस कहानी पर दिखेगा। इस कहानी का नायक जो हैं वो चौधरी पीर बख्श हैं। चौधरी पीर बख्श के दादाजी जो थे वो एक प्रकार से चुंगी के महकमे में दरोगा हुआ करते थे, तो उस समय उनका रुतबा था, उस समय उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उनका अपना छोटा सा मकान भी था, पक्का मकान था, वो बहुत ही ऐंठ करके रहा करते थे इनके दादाजी, ठीक है, पीर बख्श के। और इसी वजह से लोग उन्हें चौधरी भी कहने लगे और वह छोटा सा मकान अब हवेली कहलाया जाता था, ठीक है। जब ये एक प्रकार से थोड़ा ऐंठ करके रहते इनके दादाजी,
तो एक प्रकार से क्या हुआ कि भाई वो मकान छोटा सा जो था वो हवेली कहलाने लगता है। इसके बाद में होता यह है कि चौधरी जी जो होते हैं अपने पिता चौधरी इलाही बख्त के चौथी संतान थे, यानी 4 बेटों में से सबसे छोटे थे ये, ठीक है, जिनके बारे में कहानी लिखी गई है। तो चूँकि घर का मुखिया पीर बख्श जो है अब भी यही चाहते थे कि घर की औरतें जो है दहलीज पर रही रहें और पर्दे के भीतर रहें। पहले की प्रथा चली आ रही थी, उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अमीर थे, अब गरीब होते चले गए हैं, चूँकि अब उनकी तनख्वाह जो है उतनी नहीं रही है। उन्हें अपने बड़े ख़ानदान की विरासत में कुल की मर्यादा, हवेली की ठसक और बड़े बड़े अरमान मिले थे, ठीक है, परंतु अब उनके लिए वह पुरानी ऐंठ रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है, चौधरी पीर बख्श के लिए। और चौधरी पीर बख्श की माहवार आमदनी जो थी वो मात्र 12 रुपये थी। अब 12 रुपये महीने का ये कमाते थे और इस प्रकार अपने दादा से लेकर के 2 पुश्तों में परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ साथ पीर बख्श के परिवार की व्यवस्था और गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। जनसंख्या भी बढ़ रही थी, खर्चे भी बढ़ रहे थे, तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, तो गरीबी भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, ठीक है, परंतु कुल की मर्यादा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। जैसा आप पहले रहते थे वैसा आज भी रहते हैं। पहले भी उनके घर की औरतें चौखट से बाहर कदम नहीं रखती थी, ड्योढ़ी से बाहर, यानी ड्योढ़ी वाला जो पर्दा होता है उससे बाहर कदम नहीं रखती। ड्योढ़ी माने होता है बरामदे के अंदर वाला जो होता है। एक होता है देखिए घर का एक प्रकार से एक तो बरामदा होता है ये, ठीक है, और बरामदे के अंदर जो होता है एक ड्योढ़ी होती है, ठीक है, तो ड्योढ़ी का ये एक प्रकार यहीं पर सहन दरवाज़ा लगा होता है। इसी सहन दरवाजे पर आप पहले के घरों में देखेंगे यहीं पर पर्दा लगा होता था, पर्दा टंगा होता था कि मान लेते अगर दरवाज़ा खुल भी जाता है, खुला भी रहता है हवा बयार आने के लिए, तो फिर पर्दा लगा रहता ताकि जो है घर की औरतें जो है अगर उनके सर पर पल्लू नहीं तो आसानी से बैठ सकें, अगर सर खुला भी है तो आसानी से घर में आराम कर सकें लेट करके, पर्दा लगा लें, ठीक है। तो उसी पर्दे से रिलेटेड है और पर्दा यहाँ पर एक प्रकार से किसका प्रतीक है, तो पर्दा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूँ, पर्दा कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे यहाँ पर मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं की कहानी है। और जिन लोगों की सारी कोशिश हमेशा अपनी बनने की होती है या अपनी प्रकार से अपनी बनाने की होती है, जो खुद से रईस लोगों की दिनचर्या का पालन करते हैं, उनके ऐसा बनना चाहते हैं, अपनी जो है गुर्बत को छिपाते रहते हैं, अपना वो नहीं देखते हैं कि भाई हमारी आमदनी कितनी है और इस हिसाब से हम खर्चा करें, और दिखाने के चक्कर में एक प्रकार से अपने आप को बेच भी देते हैं, अपने आप को एक प्रकार से मिटा भी देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी है कि भाई वही शान शौकत है, उस शान शौकत से नीचे पीर बख्श नहीं आते हैं, चौधरी चौधरी सब लोग कहते हैं। और फिर क्या होता है, 12 रुपये होता है तो इनके दादा से लेकर के 2 पुश्तों में परिवार के सदस्यों की संख्या के साथ साथ पीर बख्श के परिवार की व्यवस्था भी बढ़ जाती है। गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, परंतु कुल की मर्यादा में कोई परिवर्तन नहीं आया था। और चौधरी पीर बख्श की कमाई मतलब की पढ़ाई भी प्राइमरी तक ही हो सकी थी। तो इस प्रकार से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी प्राइमरी हो चुकी थी। शादी के बाद हवेली में रहना मुश्किल समझ करके, चूँकि शादी के बाद क्या होता है 4 भाई थे, तो ऐसा हुआ कि भाई सभी लोगों की शादी हुई तो फिर झगड़ा लड़ाई घर में होती है, आप जानते हैं। तो फिर ये चौधरी पीर बख्श जो हैं ये हवेली को छोड़ करके एक जो है सितवा नाम की मतलब पीर बख्श सितवा की कच्ची बस्ती में जाकर के किराए के मकान में रहने लगते हैं। बस्ती में पीर बख्श जो हैं वो अकेले व्यक्ति ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे, सफ़ेद पोश थे, मतलब जानकार थे, पढ़े लिखे थे और एक प्रकार से लोग उनकी बातों को मानते थे। ख़ानदान की इज्जत का प्रतीक होने वाला पर्दा उस कच्चे घर की ड्योढ़ी पर लटका, मतलब कि ड्योढ़ी पर भी लटक रहा था। चूँकि अब हवेली से ये लोग आए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उस किराए के मकान में भी जो कि कच्चा मकान है उस पर भी पर्दा ये लटकाए हुए हैं, मतलब पर्दा भी उस पर लगा हुआ है ड्योढ़ी पर, ठीक है। कुछ दिनों तक तो 12 रुपये में किसी तरीके से गृहस्थी इनकी चलती रहती है पीर बख्श की, लेकिन समस्या खड़ी तब हो जाती है जब घर के बर्तन, जेवर और कुछ सामान बेच बेच करके गृहस्थी चलानी पड़ने लगती है। जच्चा बच्चा की तकलीफ़ में उन्हें मजबूर होकर के एक बबर भली खां थे, तो बबर भली खां नाम के एक पंजाबी खान हैं, उनसे 2 आना रुपये महीने पर 4 रुपये कर्जा लेते हैं ये, ठीक है। 2 आना रुपये महीने, मतलब कि 2 आना जो है एक महीने में ब्याज बनेगी और 4 रुपये जब उधार लेंगे ये, तो ठीक है, तो उसी ब्याज पर बबर खां मतलब बबर भली खां से एक प्रकार से ये पैसा उधार लेते हैं। किंतु महीने के किस्त के रूप में, मतलब महीने की किस्त के रूप में निश्चित हो गया था कि भाई जो है आप महीने की किस्त जो है देंगे, महीने महीने पर भी आपको देना पड़ेगा। किंतु खर्चा इतना बढ़ जा रहा था कि चौधरी के लिए यह 1 रुपया देना भी अब मतलब बहुत बड़ी बात हो चुकी थी कि 1 रुपया महीने में देना है, तो बहुत बड़ी बात लग रही थी इनको। इसीलिए उन्होंने कई बार अपना मुंह छिपा लिया था।
अंत में खान जो है जिसने पैसा दिया था वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इनके घर पर आता है, चौधरी के द्वार पर आकर के खड़ा हो जाता है। और उसने क्या किया, चौधरी को पुकारा कि भाई चौधरी बाहर निकलो। ठीक है, ठीक है। तो चौधरी बाहर निकलते हैं तो एक प्रकार से वो आते हैं और चौधरी जो है वो उनके पैरों में गिर जाते हैं खान साहब के। और इसमें चौधरी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इतने समय में इकट्ठा हो जाते हैं। जब सभी लोग आते हैं तो चौधरी पीर बख्श खान के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगते हैं। उसने अपने पास बिल्कुल पैसा ना होने की बात खान से बार बार कहता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे देंगे। इस प्रकार से लगातार गुहार लगाते हैं पीर बख्श, लेकिन खान साहब जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि खान साहब जो हैं एक प्रकार से यहाँ पर शोषक वर्ग के प्रतीक हैं और यहाँ पर जो पीर बख्श हैं वो शोषित वर्ग के एक प्रकार से हैं। यानी कि खान जो है वो ब्याज पर पैसे देता है, वो एक प्रकार से उच्च पूंजीपति समाज का है और वो एक प्रकार से वो मजदूर वर्ग का एक प्रकार से मान सकते हो चौधरी पीर बख्श को, कि वो एक प्रकार से उस समय गरीब वर्ग के हैं। ठीक है, और वो अमीर वर्ग के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर भी वर्ग संघर्ष की यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे कि देने का काम है। और खास करके मार्क्सवाद का यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत प्रभाव दिखेगा, प्रगतिशीलता का यथार्थवाद का प्रभाव भी दिखेगा। जो चौधरी पीर बख्श जो है खान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं और उनसे अपने पास बिल्कुल पैसा ना होने की बात भी खान से बार बार कहते हैं, परंतु उसको विश्वास नहीं होता खान को कि भाई ये चौधरी साहब है, इनके पास पैसे नहीं होंगे। तो गुस्से में क्या करता है वो खान जो है वो ड्योढ़ी पर जो पर्दा लटका होता है उसी पर्दे को खींच देता है और जब वो पर्दे को खींचता है तो क्या होता है, चौधरी के दिल पर गहरी चोट आ जाती है और चौधरी जो है वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। क्योंकि पर्दा जो था उनके घर का अभी तक उठा नहीं था, पर्दे के पीछे क्या है लोग नहीं जानते थे। ठीक है, क्योंकि घर की इज्जत और मर्यादा औरतें होती हैं और औरतें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं, ऐसा पहले की मान्यता हुआ करती थी। तो उसी जब मान्यता उनकी भंग हो गई, इज्जत चली गई, पर्दा गिर गया, इज्जत चली गई। पर्दा को खींचा जब खान ने तो उनकी औरतें जो थीं, जो घर के जो है औरतें थीं, वो सब एक प्रकार उनके पास तन ढकने के लिए भी उचित वस्त्र नहीं थे। पर्दा अचानक गिरने से वे सिकुड़ जाती हैं, एकदम से डर जाती हैं। एकत्रित भीड़ ने, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस बस्ती की, वो लज्जा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और खान का गुस्सा तो हवा का हवा हो जाता है। पर्दा वहीं पर पटक करके खान जो हैं वो हालौल बिला बोल करके खाली हाथ वापस लौट जाते हैं और चौधरी पीर बख्श को जब होश आता है तो उन्होंने गिरे हुए पर्दे को फिर से उठा करके लगाना नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि अब पर्दा लगाना ही क्या, शायद अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी। जो पर्दे में छिपाना चाहते थे अब वह सबके सामने आ गई और सबके सामने आ गया, कि जो कुल की मर्यादा थी, खास करके औरत, उसको सभी लोगों ने देख लिया। और पर्दा क्या, निर्वस्त्र, एक प्रकार से कुछ ही वस्त्र थे, ऐसे वस्त्र थे जो कि एक प्रकार से उसके तन को ढकने में समर्थ ना थे। तो उसी वस्त्र को एक प्रकार से पहने हुई थी वो औरतें। और इस प्रकार से वो एक प्रकार से क्या होता है, जब पर्दा खींचता है तो इस प्रकार से उनकी इज्जत मान लुट जाती है, इसीलिए बेहोश हो जाते हैं वो। तो जब ये होता है तो क्या होता है, पर्दा जिस भावना का अवलंब था वो मर चुकी, इसलिए पर्दा दोबारा नहीं लगाते। तो ये एक प्रकार से एक पर्दा जो कहानी है इसी को दिखाता है। तो पर्दा कहानी में झूठी प्रतिष्ठा पर व्यंग किया है इन्होंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके मोहल्ले में पीर बख्श की इज्जत का जो आधार था वो पर्दा ही था और पर्दा अब ख़त्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये था पर्दा कहानी का सारांश या कथा वस्तु। अब पर्दा कहानी का जो है मूल संवेदना भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ले आता है कि पर्दा कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो इसको बताएं भाई, मूल संवेदना इसका मुख्य विषय या मूल संवेदना क्या है। तो पर्दा कहानी मूल संवेदना जो है हिंदी कहानी की 3 धाराओं में बढ़ करके विकसित होती है। एक तो मार्क्सवादी और समाजवादी कहानियों में है, मार्क्सवाद का भी इस पर प्रभाव है पर्दा कहानी पर। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवाद की कहानियाँ, चूँकि मार्क्सवाद आप देखते हैं प्रगतिवाद में फैलता है। ठीक है, वही मनोवैज्ञानिक आप देखते हैं प्रयोगवाद में आता है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। और यथार्थवाद जो होता है उसके बाद की कहानियों में आता है। इस प्रकार से इनमें तीनों की विशेषताएं आपको मिलेंगी पर्दा कहानी में। उक्त तीनों धाराओं में प्रवाहित यशपाल की कहानी पर्दा लिखी गई है और यहाँ किसी भी व्यक्ति की गरीबी उसको कितनी बड़ी मजबूरी में ला सकती है, यह दिखाने का प्रयास यशपाल करते पर्दा कहानी के माध्यम से। पर्दा संकेत और अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। चौधरी पीर बख्श जो है इसमें केंद्रीय पात्र हैं, यानी नायक हैं इस कहानी के, जिन्हें इस देश के शोषित एवं गरीब वर्ग का प्रतिनिधि माना जा सकता है, जबकि खान जो हैं वो शोषक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार से 2 वर्ग यहाँ पर आ गए, यानी कि शोषक और शोषित वर्ग की बात मार्क्सवाद में बताई गई है। तो यानी मार्क्सवाद का इस पर गहरा प्रभाव है। यथार्थवादी पद्धति में लिखी गई यह कहानी संवेदना के अनेक बिंदुओं को स्पर्श करती है और जो निम्नलिखित
इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर हैं जो कि एक प्रकार से हमको इसकी मना स्थिति की ओर ले जाती है कि भाई इस कहानी का मूल संवेदना क्या है, मुख्य विषय क्या है। पहला पॉइंट ये है कि मना स्थिति की या मन की स्थिति का यथार्थ चित्रण होता है इसमें। भारतीय परंपरा ने खास करके व्यक्ति के मन को केंद्रित कर उपलब्धियों के धरातल पर गहन चिंतन किया है और इसके अनुसार या इनके अनुसार पर्दा कहानी के लेखक यशपाल के अनुसार उपलब्धियों के साथ मन की चंचलता और भोग इच्छा बढ़ती चली जाती है। लेकिन उपलब्धियों जब संकुचित होती हैं तो संकुचन के साथ मन की जो भोग इच्छाएं होती हैं वो संकुचित नहीं होती हैं। यही कारण है कि समृद्धिशाली लोग आर्थिक विसंगतियों के दौर में बहुत बुरी अवस्था से गुजरते हैं। शायद तभी हमारी नैतिक मान्यताएं सदैव संयमी बने रहने का निर्देश देती हैं कि भाई क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। या फिर अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ठीक है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि जो मना स्थिति का जो यथार्थ चित्रण इसलिए किया गया है इस कहानी में, क्योंकि इस कहानी में आप देखते हैं जो गरीब व्यक्ति होता है अगर वो अमीर होता है तब तो अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमीरता से गरीबी की ओर आगे बढ़ता है तो उसकी शान शौकत अमीरों जैसे पहले वाली ही रहेंगी। ठीक है, गरीबों जैसे वो, चूँकि उसने कभी जीवन जिया नहीं तो वो ढल नहीं पाएगा। अब वो अमीरी को बरकरार रखने के लिए कर्जा लेगा और कर्जे के बोझ में वो लगातार डूबता हुआ चला जाएगा और लगातार कर्जा लेता रहेगा। और इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो उसको फिर इज्जत माने कुछ नहीं होती। लोग एक प्रकार से, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके गांव पड़ोस में ऐसे होंगे जो कि आपके मतलब कोई दुकान अगर खोले होंगे किराना का एक उसका, तो उनका रुपया खा लेते हैं और फिर देते नहीं हैं। अब आपको क्या बताऊँ, मेरी भी एक किराना की दुकान ही है, तो उसमें आप देखते हैं कि लगभग 6 से 7 लाख रुपए जो है उसमें उधार ही चले गए हैं। अब आप सोचो, किराने की छोटी सी दुकान थी उसमें इतना पैसा उधार चला गया। अब उतना पैसा अगर किसी को मिल जाए तो क्या ना हो जाए, बहुत बड़ी बात है इतना पैसा। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि एक प्रकार जिनके पास पैसा भी होता है, लेकिन चूँकि अब उनके पास पैसा नहीं है तो वो खाते हैं और उसके बाद में फिर देने का नाम नहीं लेते। तो कुछ इस प्रकार से जो जब व्यक्ति अमीरी में पला बढ़ा होता है और जब वो गरीब हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए दिक्कत होती है। लेकिन गरीबी से अमीरी में जाना बड़ा आसान है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी में इस विसंगति का जीवंत उदाहरण दिया गया है। अपने दादा के ज़माने में चौधरी पीर बकस का परिवार अपने मोहल्ले का सबसे समृद्ध परिवार हुआ करता था और इस कारण उनकी जीवन शैली जो थी नज़ाकत और नफासत की जीवन शैली थी, अच्छी जीवन शैली थी। और उस परिवेश में पले बढ़े पीरबक्स गरीबी के दिनों में भी उसी प्रकार का जीवन शैली दिखावा करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु यथार्थ कुछ और ही होता है। दरवाजे पर टांगा जो है पटखा दिखावे के नाम पर अपनी गरीबी को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूर खान कर्ज की राशि न चुका पाने पर जब पर्दा खींच करके फेंक देता है तो चौधरी पीर बख्श के परिवार की यथार्थ स्थिति सभी के सामने आ जाती है और ऐसे में वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं पीर बख्श। और इसका मूल कारण यही है कि उन्होंने अभी तक समाज के सामने दिखावे का जो आडंबर किया था वो आडंबर अब विखंडित हो चुका है, वो आडंबर ख़त्म हो चुका है। उनकी जिजीविषा पर कुठाराघात कर गया है, खास करके जो पर्दा हट गया। यदि वे अपनी गरीबी की सच्चाई नहीं छिपाते तो शायद यह घटना उन्हें इतना पीड़ित नहीं करती। लेकिन जब उन्होंने छुपाया किस चीज़ों को, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप छुपाते हैं और उस बात का पता किसी दूसरे को लग जाता है जिसको आप छुपा रहे होते हैं, तो बड़ा गहरा आघात लगता है उस व्यक्ति को। तो वही आघात लगा मिस्टर पीर बख्श को। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, गरीब होने का यथार्थ इसमें दिखाया गया है। क्योंकि पैसा या आर्थिक समृद्धि सदैव जीवन का मूल आधार रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप समृद्ध हैं, आपके आर्थिक समृद्धि है आपके पास। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए गरीबी और गरीबी के बारे में बार बार बताया जाता है और उसकी मतलब उनकी मदद को बहुत बड़ा मानव धर्म घोषित किया गया है। क्योंकि गरीबी जो होती है एक प्रकार से बहुत दुख, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो समझो बहुत दुखी व्यक्ति है। मतलब गरीबी से बड़ा दुख मेरे हिसाब से कोई नहीं होता है, क्योंकि गरीबी में व्यक्ति जो चीज़ चाहता है वो हो नहीं पाता, उसकी जीवन की सारी इच्छाएं मर जाती है। एक गरीब व्यक्ति जो सोचता है, एक समोसा सोचता है खाने के लिए तो नहीं खाता है कि भाई अगर 7 रुपये का या 8 रुपये का अगर एक समोसा हम खाएंगे तो अगर वही 7-8 रुपये हम बचा लेंगे या एक प्रकार से कुछ भी उसका हम अगर बचा लेंगे तो एक पैकेट धनिया, एक पैकेट मिर्चा ले लेंगे तो घर में सब्जी छौंकने लगे हो जाएगा। या अगर उसी को बचा लेंगे तो तेल खरीद लेंगे किसी दिन, तो उससे काम चलेगा और लोग खाएंगे। ठीक है,
तो इसीलिए वो समोसा नहीं खाएंगे, ताकि जो है उनको पूरे के पूरे परिवार को चलाना है और 8 रुपये को बचाना है। ठीक है, तो इस कहानी में इसी यथार्थ को दिखाया गया है। चौधरी पीर बख्श खान से 4 रुपये उधार के बदले 7 रुपये चुका चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी 1 रुपया लेने के लिए खान उन्हें लोगों के सामने बेइज्जत करता है, क्योंकि 4 रुपये जब उन्होंने लिए थे और उसका सूद ब्याज बन करके 7 रुपये तक उन्होंने चुका दिए थे, लेकिन फिर भी अभी भी बाकी था खान सर का कुछ, मतलब कि सॉरी खान सर नाम से निकल रहा है, क्योंकि खान सर बड़े फेमस आदमी हैं। तो खान साहब की अगर बात कर ले तो इसमें जो खान है इसमें उन खान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनसे पैसा लेता है उधार पीर बख्श, तो फिर क्या होता है कि खान जो है उन्हें लोगों के सामने बेइज्जत करता है। सभी इसका तमाशा देखते हैं, किसी ने यहाँ विरोध की हिम्मत नहीं जुटाई। ऐसी ही स्थितियाँ इन शोषणकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी को मार रहा होता है, किसी की इज्जत लूट रहा होता है या किसी को दबा धमका रहा होता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलने नहीं जाता। इसलिए नहीं बोलने जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हमसे डायरेक्ट इसका जो है झगड़ा हो जाएगा। अगर आप उसको वहीं पर समझा दो कि दोनों पार्टियों को, तो हो सकता है झगड़ा शांत हो जाए या कोई चीज़ जो हो रही है वो शांत हो जाए, उसका निष्कर्ष निकल आए। तो यही चीज़ें हैं, गरीबी होने का यथार्थ इसमें दिखाया गया है। तीसरी बात यह है कि श्रमजीवी व्यक्तियों का यथार्थ भी चित्रित हुआ है इसमें। जीविका के धरातल पर व्यक्ति समुदाय 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो श्रमजीवी और एक बुद्धिजीवी। ठीक है, और श्रमजीवी और बुद्धिजीवी को पीछे रखा। फलतः भरपूर परिश्रम करके भी श्रमजीवी प्रायः अपना परिवार को पालने में असमर्थ होते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करते हैं वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बिना मेहनत के बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। रही सही कसर परिस्थितियाँ या शोषक वर्ग पूरा कर देते हैं, इसीलिए इनके मध्य एक बहुत बड़ा अंतराल पैदा हो चुका है, तो जो न जाने कितनी विसंगतियों का जन्मदाता है। कहानी में इस यथार्थ की प्रभावी प्रस्तुति हुई है। चौधरी पीर बख्श जो है कामचोर नहीं है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी अपने बाल बच्चों के लिए भरपेट भोजन और कपड़े नहीं जुटा पाते हैं। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि वे अपनी इस अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, अतः बदलाव की कोई संभावना भी दृष्टिगत इसमें नहीं होती है। तो ये भी एक प्रकार से श्रमजीवी व्यक्तियों का यथार्थ होता है। इसके अलावा चूँकि श्रमजीवी व्यक्तियों का यथार्थ यही कि भाई वो काम करते करते मर जाएंगे, लेकिन उनको अटेगा नहीं, जो कमाएंगे आज वही जो है खा लेंगे। ऐसे आज 600 रुपये दिहाड़ी उनको मिली, वो जाएंगे रिफाइंड खरीदी हैं, कुछ चीज़ खरीद करके उसके बाद में जाएंगे, खर्चा हो गया, एक दिन का खर्चा हो गया। चूँकि परिवार भी लंबा है तो ख़त्म 600 रुपया तुरंत एक दिन में कमाया, 600 फिर एक दिन में ख़त्म, या 500 ख़त्म, 100 रुपये बचा, वो 100 रुपये दूसरे काम में किसी लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चौथी बात यह है कि मजबूरी का यथार्थ है इसमें। मजबूरी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। कहते हैं नहीं, मजबूरी का नाम क्या है? महात्मा गांधी है। तो ये पता नहीं किसने बना दिया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी मजबूरी का नाम थोड़ी ना है। महात्मा गांधी एक प्रकार से एक बहुत ज़बरदस्त लीडर थे मेरे हिसाब से, और सभी के हिसाब से होने भी चाहिए। हालांकि कुछ काम उन्होंने उतने अच्छे नहीं किए जितने करने चाहिए थे। लोगों ने अपेक्षा जो उनसे की थी उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, लेकिन कुछ काम ऐसे किए जो लोगों ने सोचा भी नहीं था और उसको उन्होंने कर दिया। तो कुछ चीज़ें व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता है। गरीबी में असंवेदनशील अधिक होता है, कोई भी व्यक्ति होता है। चौधरी चाहे जिस भी अवस्था से गुजरे हों, परंतु माँ के प्रति उनका लगाव संकुचित नहीं हुआ है। अतः ये कहानी गरीबों की एक बहुत बड़ी विशिष्टता का द्योतक करने वाली भी मानी जा सकती है। इस इंसानियत को जिंदा बनाए रखने की यह अवस्था सांप्रांतिक परिवेश में बहुत सामान्य सी बात है। आपके आसपास के समाजों में भी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। पांचवी बात यह है कि भाग्य की विडंबना इसमें बताई गई है। भाग्य की विडंबना जो है बड़ी विचित्र है। चौधरी पीर बख्श के जीवन संघर्ष में भाग्य की यही बड़ी विडंबना अपने पूरे नाट्य व्यापार के साथ प्रस्तुत की गई है। बेचारा जो भी उम्मीदें करता है सभी पर वह भाग्य की विडंबना पानी फेर देती है। जो भी सोचता है वो नहीं हो पाता है। अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है भाई? अंत में उन्हें मारमातक पीड़ा से सम्मुखीन होना पड़ता है। जब पर्दा हटता है तो फिर वो बहुत दुखी होते हैं। ईश्वर किसी भी व्यवस्था को इस हद तक ना लाए, परंतु सत्य यही है कि ऐसा भी होता है और हर किसी को इसे स्वीकार करना भी पड़ता है। लोगों के ना चाहते हुए भी लोगों के जीवन में कष्ट और दुख आता है। कहानी संवेदना की दृष्टि से जितनी प्रभावी है, कहानी कला का भी उसके लिए उतना ही सार्थक उपयोग होना उपयोगी है और सार्थक उपयोग भी किया गया है। कथानक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक है, स्वाभाविक और विश्वसनीय कथानक है
और इसे प्रस्तुत करने के लिए किस्सा गोई और पूर्वदीप्ति पद्धति का प्रभावी उपयोग भी किया गया। पूर्वदीप्ति मतलब कि कहानी पहले से एक प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें एक प्रकार से आगे बढ़ती हैं। अनेक पात्रों की उपस्थिति के मध्य चौधरी पीरबख्श और खान विशिष्ट पात्र बन करके प्रस्तुत हुए हैं। दोनों क्रमशः शोषण और शोषक वर्ग के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। यानी कि पीरबख्श जो है, पीरबख्श क्या है भाई, पीरबख्श की अगर बात की जाए तो पीरबख्श जो हैं वो शोषण वर्ग हैं और शोषक वर्ग कौन है, खान जो हैं वो शोषक वर्ग हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संवादों का कम से कम किंतु सार्थक प्रयोग हुआ है। कहानी आज़ादी से पहले किसी नगर की घटना के रूप में प्रस्तुत हुई होगी या हुई है ऐसा माना जाता है, परंतु सत्य यही घटना मतलब सत्य यही है कि ऐसी घटना अभी भी कभी भी कहीं पर भी घटित हो सकती है और कहीं पर भी घटित होती ही रहती है। अलग अलग स्थानों पर ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। अतः कहानी देश काल की सीमा से सर्वदा मुक्त मानी जाती है। इसमें वातावरण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहानी की जो चीज़ें हैं, खास करके जो कहानी की समीक्षा की जाती है वो कथा मतलब कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण इन्हीं के आधार पर की जाती है। तो आप ये भी जानेंगे कि भाई कौन कौन से पात्र हैं। मुख्य रूप से 2-3 पात्र हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। वातावरण की कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें हर एक वातावरण में कहानी हो सकती है। हर एक जगह पर एक प्रकार से घटना हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, किसी की भी साथ ही घटना संपन्न हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये देश काल की सीमा से सर्वदा मुक्त है। कहानी वातावरण की दृष्टि से पहले सामान्य फिर गंभीर हो गई है। अंत मर्मस्पर्शी माना जाता है, दुखांत है। ठीक है, कहानी का मूल उद्देश्य गरीबों के जीवन की एक ऐसी सच्चाई दिखाना है जो मार्मिक है, और इसमें वह पूरी तरह से सफल भी हुआ है लेखक। और इस प्रकार पर्दा कहानी जो है गरीबों के यथार्थ का जीवंत उदाहरण बन करके प्रस्तुत मतलब बना करके यशपाल के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और यह कहानी संवेदना और शिल्प की दृष्टि से एक सशक्त कहानी कही जा सकती है। तो इस प्रकार से ये कहानी को लेकर के कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई। ठीक है, और कौन सी कहानी, जो पर्दा कहानी है किसकी है, यशपाल की है। तो इसमें पर्दा के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब पर्दा जो है एक प्रकार से जो झूठी शान शौकत का प्रतीक है। ठीक है, और ये दोनों जो है एक पीरबख्श और एक खान, ये एक तो शोषक वर्ग के हैं और एक शोषण वर्ग के हैं। ठीक है, शोषित वर्ग है, एक शोषक वर्ग है। बीए थर्ड सेमेस्टर का एक प्रकार से एक कल मैंने जो वीडियो बनाया था, जैनेंद्र कुमार की रचना है पाजेब कहानी, उसकी भी समीक्षा की है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।